कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो मैं यही कहूंगी कि जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ तो लोगों ने अपनी नजरें माथे पर रख ली थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और अब्बू के इंतकाल के वक्त मेरी उम्र महज 14 बरस की थी। मैं बहुत सीधी सादी सी थी। अगर ये कहूँ कि मैं तो बिल्कुल अल्लाह की गाय थी तो ये भी गलत नहीं होगा। मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत बहुत अच्छे और दोस्ताना माहौल में की थी। जब मेरे घर का इतना अच्छा माहौल था तो मुझे ज्यादा दोस्तियां करने का भी शौक नहीं था। मेरी 2 ही सहेलियां थी। मैं इनके घर भी आ जाया करती थी और वो अक्सर मेरे साथ घर आकर खेला करती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी सहेलियों के रिश्तेदार तो इनके घर आते जाते थे, मगर मुझे इल्म ही नहीं था कि मेरे रिश्तेदार कौन हैं, मेरे ननियाल ददियाल वाले कौन हैं। ये एक दिन मैंने अब्बू से इस्तफसार किया तो वो कहने लगे, अभी बहुत धुंध है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो वो धुंध छूट जाएगी, तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। मैं अब्बू की बात सुनकर दंग रह गई थी। आज तो बहुत धूप निकली थी, फिर ना जाने वह ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। मैंने अब्बू का हाथ पकड़ लिया और बोली, अब्बू आज तो सूरज निकला हुआ है, आप क्यों कह रहे हैं कि धुंध है। मेरी बात सुनकर अब्बू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे, मेरी नजर कमजोर हो गई है, शायद मुझे सब कुछ धुंधला ही नजर आता है। अब्बू की बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब्बू को तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए भी ना, उन्होंने अपनी बेटी के सामने अपनी मौत का जिक्र क्यों किया था भला। मैं बहुत खफा हो गई थी तो अब्बू ने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहने लगे, तुम भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो, चुप करो, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं रोती चली गई तो अब्बू मुझे अपने साथ पार्क ले गए थे। पार्क जाकर मेरा दिल वक्ती तौर पर तो बहल गया था, मगर अब्बू के कहे हुए अल्फाज जैसे मेरे दिमाग पर नक्श होकर रह गए थे। अब मैं हर वक्त अपने अब्बू की लंबी उम्र के लिए दुआएं किया करती थी। एक दिन मैंने अपनी सहेली आमना से इस मुताल्लिक बात की तो इसने मुझे मजीद डरा दिया था। वो कहने लगी, मरने वाले को पहले से ही अपनी मौत के मुताल्लिक इल्म हो जाता है, इसलिए वो पेश गोई कर जाता है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अब्बू अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। मैं तो फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मैं बहुत छोटी सी थी और सिर्फ 4ठी जमात में पढ़ती थी। अब्बू को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो बात जो उन्होंने जज्बाती होकर मुझसे कह दी थी, इसने मुझे किस कदर डरा दिया था। खैर अम्मी ने मेरे अब्बू की हिफाजत की और वो जीते चले गई। मगर जब मैं 14 बरस की हो गई तो अब्बू एक दिन हरकत खलब के बंद होने की वजह से इस दुनिया से कूच कर गए थे। इस दुनिया में अब्बू के अलावा मेरा और अम्मी का था ही कौन। हम दोनों टूट कर रह गए थे। मोहल्ले वालों ने अब्बू के इंतकाल के मुताल्लिक मोहल्ले की मस्जिद की मैं ऐलान कर दिया था और फिर थोड़ी ही देर में बहुत से अजनबी चेहरे अब्बू की मैयत के पास आके बैठ गए थे और फूट फूट कर रोने लगे। मैंने अम्मी से इस्तफसार किया तो अम्मी ने एक बूढ़ी सी औरत की तरफ इशारा करके कहा कि तुम्हारी दादी है। 2 दरमियानी उम्र की औरतें थी। इनके मुताल्लिक अम्मी ने बताया कि वो दोनों मेरी फूफू थी। तब मुझे पता चला कि वह हमारे मोहल्ले के पीछे जो मोहल्ला था वहीं पर रहती थी, मगर अब्बू की जिंदगी में उन्होंने कभी हमसे मिलना गवारा नहीं किया था। मैयत उठी तो वो तीनों एक दूसरे के गले लग लग कर रोती रही थी, जबकि मैं और अम्मी एक दूसरे का सहारा दे रहे थे। मैयत के साथ ही वो भी चली गई थी। तब अब्बू के जुमले मेरे कानों में गूंजने लगे थे। उन्होंने ठीक ही कहा था कि अभी बहुत धुंध है। अब्बू की वफात के बाद ही मुझे रिश्तेदार नजर आए थे। ऐसे वक्त में मोहल्ले वालों ने हमारा बहुत साथ दिया था। तीसरे दिन रस्म खुल हुई तो वो तीनों फिर हमारे घर आई थी। मेरी दादी फूट फूट कर रोती जा रही थी और साथ साथ कहती, अफसल अच्छा होता जो तुम अपनी बेटी की शादी अपनी जिंदगी में ही कर जाती। ये तुम्हारी खबर को रोक लगाएगी, ये तुम्हें बदनाम करेगी। मैं ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती थी तो अम्मी ही मुझे दिलासा देती थी। वो मेरे सर पर हाथ रख देती और कहती, ऐसे लोगों की बातों को सर पर सवार नहीं करती। मेरी दोनों फूफू भी मुझे देखकर नाक मुंह चढ़ाती रहती थी। मुझे इनसे बहुत डर लगने लगा था। मैं चाहती थी कि वो बस जल्दी से हमारे घर से चली जाए, मगर वो अब बार बार खुरानी खानी के बहाने हमारे घर आती थी। वो अक्सर कहती कि ये लड़की सादिया तो शक्ल से ही खतरनाक से लगती है, ऐसा लगता है कि यह हमारे बेटे के नाम को खराब करके रहेगी। एक दिन मेरी दादी अम्मी से कहने लगी, हुमैरा इस लड़की की शादी जिस कदर जल्दी मुमकिन हो कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के नाम को खराब करें। अम्मी बहुत दिनों तक ये सब बर्दाश्त करती रही थी, अब इनकी भी बस हो गई थी।
वो कहने लगी, मेरे शौहर अफजल ने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है, आपको हरगिज फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरे शौहर की जिंदगी में हमारे घर नहीं आई तो अब क्यों आ जाती हैं? अब ये तकल्लुफ मत करें। अम्मी की बात सुनकर तो इन तीनों ने अम्मी पर हमला कर दिया था और इन्हें बहुत सी बातें सुनाई थी। अम्मी रोने लगी थी। फिर वो तीनों उठकर चली गई तो मैं बोली, अम्मी, मेरी दादी ने मुझ में ऐसी कौन सी खामी देख ली है जो वो कहती है कि मैं अपने बाप का नाम खराब कर दूंगी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोली, तुम इन लोगों की बातों को ज़हन पर सवार मत करो। ये औरतें तो तुम्हारे बाप की नहीं बन सकी, हमारी क्या बनेंगी? मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ये हमारे घर नहीं आएंगी। अम्मी की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली सी हो गई थी। अम्मी की बात सच साबित हुई और इस दिन के बाद ना तो कभी मेरी दादी हमारे घर आई थी और ना ही फूफू। मगर अब कुछ अजीब सा होने लगा था। हमारे घर मोहल्ले की औरतों ने भी आना जाना छोड़ दिया था। मेरी सहेलियां भी हमारे घर नहीं आती थी। एक दिन मैंने अम्मी से इस मुताल्लिक़ बात की तो वो कहने लगी कि तुम खुद चली जाओ, जाकर मिल लो आमना से। अम्मी तो इद्दत में थी, इसलिए घर से नहीं निकलती थी। आमना का घर हमारे घर से करीब ही था, इसलिए मैं अकेले ही चली गई थी। मैंने इसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो इसकी वालिदा ने दरवाजा खोला था। मैं बोली, आंटी, आमना कहाँ है? वो इतने दिनों से हमारे घर ही नहीं आई। आंटी दरवाजे के सामने ही जमकर खड़ी थी। वो बोली, आमना अब तुम्हारे पास नहीं आया करेगी, तुम दोनों की दोस्ती खत्म हो गई है। मैं हैरान हुई और बोली, आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा भी क्या हो गया है? आंटी ने माथे पर बल डाले और बोली, हम शरीफ लोग हैं, हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी तुम्हारे साथ उठते बैठते की तो वो भी बदनाम हो जाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, आंटी, अल्लाह ना करे कि मैं बदनाम हो जाऊं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आंटी कहने लगी, मैं तो साफ साफ ही कह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगी लपटी करने की आदत नहीं है। तुम्हारी दादी और फूफू ही जगह जगह ये पेश गोई करती फिर रही हैं कि तुम कोई ना कोई गुल जरूर खिलाओगी। इसी वजह से हमने अपनी बेटी को ही तुमसे दूर कर लिया है। मैं मजीद कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसलिए रोती हुई अपने घर आ गई। अम्मी ने मुझे देखा तो कहने लगी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने अम्मी को सारा वाकया बता दिया तो इनको बहुत गुस्सा आया था। वो कहने लगी, अल्लाह गारत करे ऐसी औरतों को जो मेरी मासूम बेटी के पीछे हाथ धोकर लग गई हैं। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। अब्बू के इंतकाल के बाद मोहल्ले वालों ने माथे पर आंखें रख ली थी। हम दोनों माँ बेटी तन्हा रह गए थे और मुझे तो इस जुर्म की सजा मिल रही थी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मुझे तो इन बातों की इतनी समझबूझ ही नहीं थी। खैर, अम्मी अब हर वक्त परेशान रहने लगी थी। हम दोनों माँ बेटी घर में ही कैद होकर रह गए थे। स्कूल जाती तो भी मुझे बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी। यूं ही वक्त गुजरता चला गया था। अब माहौल इस कदर घुटन ज्यादा हो गया था कि यहाँ पर मजीद रहना नामुमकिन लगने लगा था। अम्मी ने मेरी आंखों की उदासी देखी तो वो अब घर से बाहर जाने लगी थी। मैं इनसे पूछती कि आप कहाँ गई थी तो वो कहती कि मैं ये काम से गई थी। तकरीबन एक हफ्ते बाद अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी, अपना सामान पैक कर लो, हम ये घर और ये मोहल्ला छोड़कर जा रहे हैं। मैं बोली, हम कहाँ जाएंगे? अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोली, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, हमें कहीं ना कहीं तो पनाह मिल ही जाएगी। फिर हम दोनों ये घर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके थे। अम्मी ने ये घर किराए पर लिया था। ये घर मुख्तसर सा था, 2 कमरे, ये किचन और फिर बाथरूम, छोटा सा सहन में। एक दिन अम्मी से बोली कि हम इस घर में क्यों शिफ्ट हो चुके हैं तो अम्मी कहने लगी, मुझे लोगों की बातों से बहुत डर लगने लगा था। तुम बेकसूर हो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे मुतालिक कुछ गलत नहीं सुन सकती थी, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। मैं चुप ही रही थी। अम्मी पर इस बात का इल्म कहाँ था कि जो बातें मैं पिछले 1.5 बरस से सुन रही थी उन्होंने मुझ पर किस कदर बड़ा असर डाला था। मुझे खुद ये ही लगने लगा था कि मुझसे ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे मेरे वालिदैन का नाम खराब हो जाएगा। मैं अपने बाप की इज्जत खराब जरूर करूंगी, शायद मेरे माथे में ही ये सब लिखा है। ये बातें तो जैसे मेरी रूह में रच बस गई थी। मैं इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश किया करती थी, मगर जब जब आईना देखती तो लोगों के बुरे से जुमले मेरे दिमाग में आ जाया करते थे। एक दिन अम्मी सब्जी लेने घर से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं अपने घर में बैठी रिसाला पढ़ रही थी। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने ये सोचकर दरवाजा खोल दिया कि शायद अम्मी आई होंगी, मगर सामने तो एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। हम इस नए इलाके में आए थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स को जानते थे और वो हमारे मकान मालिक था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, गुड़िया, तुम्हारी वालिदा कहाँ है? इन्हें दरवाजे पर भेजो। मैं बोली, वो तो घर पर नहीं है, बाजार तक गई है, आप आ जाएं घर। मालिक मकान ने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं,
जब तुम्हारी अम्मी आ जाएंगी तो मैं फिर से चक्कर लगा लूंगा। मैं बोली आपको दोबारा जहमत करना पड़ेगी, अम्मी बस आने वाली होंगी, तब तक मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम कर दूंगी। मालिक मकान कहने लगा, जीती रहो। इसने मेरे सर पर हाथ रखा और वापस चला गया था। मुझे इसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा था। अब्बू के इंतकाल के बाद ये पहला शख्स था जिसने इतनी इज्जत से बात की थी मुझसे। अम्मी जब आई तो मैंने इनको सारी बात बता दी थी। अम्मी मुस्कुराने लगी और बोली, हयादार लोग ऐसे ही होते हैं, जब बेटियां घर में अकेली होती हैं तो वो घर में नहीं आते। तुम भी एहतियात किया करो, यूं ही किसी को भी घर आने की इजाजत मत दिया करो। मैंने सर हिला दिया और बोली, ये खैर से आए थे हमारे घर। अम्मी ने सर हिला दिया और कहने लगी कि हमें इस घर में आए हुए महीना हो गया था, वो किराया लेने आया होगा। मैं बोली, अम्मी आप हर माह किराया कहाँ से दिया करेंगी, हमारा गुजर बसर कैसे होगा। अम्मी कहने लगी, तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। मैंने वो घर बेच दिया है जिसमें हम रहा करते थे, वो पैसे मैंने बैंक में जमा करवा दिए हैं। हमारे पास अच्छा खासा सरमाया है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी शादी भी सर उठाकर कर सकूंगी। मैं अम्मी की बात सुनकर शर्मा गई थी। अब मुझे अपनी शादी के ख्याल आने लगे थे। वो दिन कैसा होगा जब मैं दुल्हन बनूंगी, ना जाने मेरा दुल्हा कैसा होगा। तालीम तो मेरी अधूरी रह गई थी, हालात ही ऐसे बन गए थे कि आगे पढ़ाई ही नहीं किया। अब मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। इस नए इलाके में हमारा किसी के घर भी आना जाना नहीं था। मैं घर में पड़ी सारा सारा दिन बोर होती जाती थी। एक दिन हमारे घर पर दस्तक हुई तो अम्मी ने ही दरवाजा खोला था। मालिक मकान हमारे घर आया था। वो कहने लगा कि मैं घर की खिड़कियों की मरम्मत करवाना चाहता हूँ, ये खराब हो गई है। अम्मी की इजाजत दे दी थी। अब इस काम की वजह से मालिक मकान को भी मजदूरों के साथ हमारे घर आना पड़ता था। एक दिन अम्मी कहने लगी कि भाई साहब आप ना आया करें, मजदूर अपना काम करके चला जाया करेगा, इसी तरह तो आपको जहमत होती होगी। मालिक मकान कहने लगा, बहन ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप घर में अकेली दो औरतें ही होती हैं, आप मेरे घर में रह रही हैं, मेरी जिम्मेदारी है। आजकल के लोगों पर मुझे रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे साथ आना ही पड़ेगा। मुझे मालिक मकान की सोच बहुत अच्छी लगी थी। अम्मी भी कहने लगी कि ये आदमी तो बहुत ही भला लगता है। एक दिन मजदूर के जाने के बाद अम्मी ने इन्हें चाय पर रोक लिया था। मैं चाय लेकर गई तो मालिक मकान कहने लगा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप। मैंने नफी में सर हिला दिया और सोफे पर बैठ गई। मैंने इन्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुना दी थी। मैं बोली, अब्बू के इंतकाल के बाद हमारे रिश्तेदारों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि जिसकी वजह से मेरी तालीम भी अधूरी रह गई और हमें अपना इलाका भी छोड़ना पड़ा। मालिक मकान कहने लगा, हाँ ऐसे ही होता, कभी कभार अपने हमें इतने दुख देते हैं कि इंसान ने कभी इस चीज की तौखा भी नहीं की होती। मालिक मकान कहने लगा, मेरा नाम यासिर है, मैं भी अपने लोगों की बातों का ढसा हुआ हूँ। मैंने अपनी पसंद की शादी की थी। मालिक मकान बातें बताने लगा तो अम्मी भी हमारे पास आकर बैठ गई थी। वो कहने लगा, मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, इसकी खातिर जान भी देने को तैयार था, मगर फिर हमारे रिश्तेदारों से हमारी जोड़ी बर्दाश्त न हुई और हम दोनों के दरमियान फूट डाल दी, जिसका नतीजा बहुत भयानक निकला था। मैं आज भी जब वो सब कुछ सोचता हूँ तो दिल दहल जाता है। मैं इस उम्र में तो पहुँच गया हूँ मगर आज तक मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। फिर वो कहने लगा, सादिया तुम जिस किसी से भी शादी करना, इसके साथ मुखल्लिस रहना, हालात जैसे भी हो तुम अपने शौहर का साथ हमेशा देना। फिर मालिक मकान ने हमें अपना मोबाइल नंबर दे दिया और अम्मी से कहने लगा कि आप मेरी बहनों की तरह हो, जब भी किसी चीज की जरूरत होगी मुझे फौरन मैसेज कर दीजिएगा, मैं हर मुमकिन तौर पर आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अम्मी ने मालिक मकान को बहुत सी दुआएं दी थी। मैं मालिक मकान के मुतालिक सोचने लगी थी, ना जाने यासिर की शख्सियत में ऐसा क्या था कि मैं चाहकर भी इसे अपने दिमाग से झटक नहीं पाई थी। इसकी बातें दिल पर मरहम रखती हुई महसूस होती थी। रात हुई तो बारिश बरसने लगी थी। अम्मी तो सारे दिन की थकी हुई जल्दी सो गई थी, जबकि मुझे नींद आ रही थी। मुझे अब्बू की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। जब भी बारिश होती थी हम दोनों बाप बेटी मिलकर बहुत एंजॉय किया करते थे। अम्मी हमारे लिए पकोड़े बनाती थी और हम तीनों मिलकर खाते और बहुत सी बातें किया करते थे। अब्बू की याद के साथ साथ मुझे क्या कुछ याद ही नहीं आ गया था। मेरा मोहल्ला जहाँ मेरा बचपन गुजरा था, मेरी सहेलियां जिनके साथ मुझे बहुत मोहब्बत थी। अब्बू हर ईद पर मुझे खास तौर पर पैसे देते और कहते कि अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट ले लो। हम एक दूसरे को तोहफे दिया करते थे। मेरी दोस्तों की वालिदैन मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, मुझे अपनी बेटी कहा करते थे। मगर फिर अचानक से सब कुछ ही खत्म हो गया था। मेरी दादी और फूफू ने मिलकर हमारी जड़ें ही काट दी थी। मैं ये सब कुछ सोचकर रोने लगी थी। तब मुझे यासिर का ख्याल आया था। वो मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा था। वो तो मेरी अम्मी से भी बड़ा था।
मगर जब जहनी मुताबिकात हो तो उम्र का फर्क मिट जाता है। मैंने यही सोचकर इसे मैसेज कर दिया था। मैंने यासिर को बताया कि मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, मैं अपने अब्बू को बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। यासिर कहने लगा, मैं भी अपनी बीवी को बहुत याद कर रहा हूँ, हम दोनों की हालत एक जैसी है। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। यूं ही रात बीत गई थी और मुझे इल्म भी नहीं हुआ था। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी के साथ रात भर जाकर बात की थी। फजर की अजान फिजा में गूंजने लगी तो अम्मी उठ बैठी थी। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी, इसलिए मैंने जल्दी से मोबाइल छुपा दिया था। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ असद, ये तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? तब मैं बोली, अम्मी दादी ने हमारे साथ जो कुछ किया है वो मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही। इसके पीछे क्या वजह थी, वो इतनी सफाक क्यों थी? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, सादिया, मैंने ये बात तुमसे हमेशा छुपा कर रखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचो। मैंने अपना गुनाह सबसे छुपाया हुआ था। दरअसल मैंने और तुम्हारे अब्बू ने घर से भागकर शादी की थी। तुम्हारी दादी अपने भाई की बेटी को बहू बनाना चाहती थी, मगर अफजल को मैं पसंद आ गई थी। अफजल ने घर में बात की थी, ना इसके घर वाले माने और ना ही मेरे घर वाले। यूं हमने भागकर शादी कर ली थी। अफजल मुझे अपने घर लेकर गया तो तुम्हारी दादी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और खड़े खड़े हमें घर से निकाल दिया था। फिर हम यहाँ आकर बस गए, तुम पैदा हो गई, मोहल्लेदारों से दोस्ती भी हो गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर तुम्हारे अब्बू की वफात के 2 महीने पहले वो सब लोग आकर हमारे मोहल्ले में बस गए थे। मुझे क्या इल्म था कि वो हमारी जड़ें काटने के लिए ऐसे ही हैं। यहाँ उन्होंने तो हमारे साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। मैं अम्मी की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मुझे इल्म नहीं था कि मेरी अम्मी ने भागकर शादी की थी। खैर, मैंने इस बात को भुलाने की कोशिश की थी। अब यासिर जब हर रोज हमारे घर आने लगा तो मुझे इसमें अट्रैक्शन महसूस होने लगी थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं इसके मुताल्लिक सोचती रहती थी, अम्मी से चोरी छुपे इसके साथ बातें करती रहती थी। कुछ अरसे के बाद ही मुझ पर अंशकाफ हो गया था कि मैं तो यासिर से मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं उम्रों के फर्क को भूलकर इसे वो मोहब्बत देना चाहती थी जिसका वो मुस्तहिक था। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार जब यासिर से किया तो वो कहने लगा, ये ठीक नहीं है, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं बोली, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यासिर मान गया था, मगर सबसे मुश्किल मरहला अम्मी को मनाना था। अम्मी को जब इस बात का पता चला तो वो दंग रह गई थी। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, अम्मी, अगर आपने मुझे यासिर को जुदा करने की कोशिश की तो मैं भी वही सब करूंगी जो आपने अपनी जवानी में किया था। आपको इल्म होना चाहिए कि वक्त अपने आप को दोहराता है। शायद आपके लिए यही मुखाफिकत अमल हो। अम्मी मेरी धमकी सुनकर डर गई थी। वो फूट फूट कर रोती रहती थी, जबकि मैं हर वक्त अम्मी पर दबाव डालती रहती थी। अम्मी ने मोहल्ले में नई दोस्त बना ली थी। इससे जब इसके मुताल्लिक मशवरा मांगा तो इसने फौरन इनकार कर दिया और कहने लगी, जानबूझकर अपनी बेटी को गड्ढे में मत फेंकना, नहीं तो इसका भी वो बूढ़ा वही हाल करेगा जो इसने अपनी 4 बीवियों के साथ किया था। अम्मी तो यह बात सुनकर दंग रह गई थी। वो कहने लगी, 4 बीवियां? अपनी की दोस्त कहने लगी, इस बूढ़े के पहले 4 बीवियां मर चुकी हैं, मगर हर बीवी के मरने के बाद ये पहले से ज्यादा हसीन और जवान हो जाता है। अब इसकी उम्र 60 बरस है, मगर वो कहीं से भी 60 का नहीं लगता। मैंने भी ये सब बातें सुन ली थी। मैं बोली, जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं शादी करूंगी तो यासिर से ही करूंगी। अम्मी बहुत रोई थी। उन्होंने मेरे आगे हाथ भी जोड़े, मुझसे बार बार कहा कि मैं तुम्हारे लिए शहजादों जैसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी, तुम बस यासिर को अपने दिल से निकाल दो। कोई और हालात होते तो शायद मैं इस बात को मान भी लेती, मगर मैंने 1.5 साल अपने मुतालिक जो कुछ सुना था, इसके बाद मुझे यही लगने लगा था कि मेरे तो माथे पर ही लिखा है कि मैं बेहया हूँ और अपने वालिद का नाम लाजमी खराब करूंगी। मैंने अम्मी की कोई बात नहीं मानी थी और फिर मैंने भागकर शादी कर ली। मैं दुल्हन बनी, बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे दुनिया जहां की खुशी मिल गई हो। थोड़ी देर बाद ही यासिर कमरे में आया और बोला, तुझे मालूम है मैं जवान क्यों नजर आता हूँ? क्योंकि मेरी 4 बीवियां मेरा बहुत ख्याल रखती थी, तो अब तू भी इनसे कुछ सीख ले। ये कहते ही इसने बिस्तर की चादर खींच ली तो नीचे नजर पड़े ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ बूढ़े का मैं हक्का बक्का बैठी यासिर को देखने लगी थी। मैं बोली, ये सब क्या है यासिर? वो मुस्कुराकर बोला, ये फटकड़ी है, ये बहुत काम की चीज है। मेरे पास हमेशा जवान रहने का एक बहुत बड़ा टोटका मौजूद है। अगर इस फटकड़ी को जवान लड़की अपने हाथों से पीसकर इसमें शहद और चंद दूसरी चीजें मिलाकर हर रात अपने शौहर के जिस्म की मालिश करेगी तो उम्र भर जवान रहेगा। मेरी 4 बीवियां ये लीप लगाकर मेरी मालिश किया करती थी और देखो मैं आज भी जवान हूँ। तुम भी मेरे लिए ये सब करोगी? यासिर ने मुझे फटकड़ी लाकर दे दी थी और वो बोला,
तुम अपना काम शुरू कर दो। मैं इसके रवैये को देखकर शर्मिंदा रह गई थी। मैं बोली, यासिर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नई नवेली दुल्हन हूँ आपकी, मेरे भी कुछ अरमान है। यासिर ने सर झटक दिया और बोला, अरमान पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही यासिर था जो मैसेजेस पर इस कदर खूबसूरत बातें किया करता था। यूं मेरी सारी रात मुश्किल में गुजरी थी। मैं कहाँ इतने काम की आती थी। फटकड़ी पीस पीस कर मेरे हाथों में छाले बन गए थे। सुबह हुई तो यासिर मुस्कुराकर बोला, तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हें बहुत से लोग देखने आएंगे। मैंने यासिर की बात मान ली थी। हालांकि मैं इस कदर थकी हुई थी कि जी चाहता था कि लंबी टांग कर सो जाऊं। खैर हमारे घर बहुत से लोग आए थे जो यासिर से यही बार बार पूछ रहे थे कि हकीम साहब आपकी बीवी की उम्र कितनी है। यासिर सबकी फखर ये बता रहा था कि अभी भी ये 16 साल की हुई है। या फिर यासिर हर आने वाले मेहमान को दूसरे कमरे में ले जाता था। यासिर बहुत अमीर आदमी था, मगर फिर भी वो फटकड़ी मुझे ही पीने को कहता था। लेकिन शादी की रात यासिर ने मुझसे कहा था कि तुम फटकड़ी से मेरे जिस्म की मालिश किया करोगी, मगर इसने मुझे एक बार भी मालिश का नहीं कहा था। अब हर रोज यासिर ढेरों ढेर फटकड़ी ले आता और मुझे पीने को बोलता। पहले पहल तो मैं इसकी मोहब्बत में लब से ये सब करती रही, मगर अब मैं थकने लगी थी। इसलिए मैंने यासिर से खूब झगड़ा किया कि मैं ये सब नहीं कर सकती। यासिर कहने लगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं डर गई थी, इसलिए चुपचाप इसका कहा मानती रही थी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि आखिर यासिर इतनी ढेर सारी फटकड़ी का करता क्या है। मैंने सोच लिया था कि ये राज मालूम करके ही रहूंगी। एक दिन हमारे घर आदमी आया तो यासिर इसे दूसरे कमरे में ले गया था। मैं दरवाजे की ओर से इन दोनों की बातें सुनने लगी थी। यासिर बोला, ये फटकड़ी मैंने अपनी 16 साल बीवी से पिसवाई है, तुम इसको इस्तेमाल करने से बहुत जल्द जवान हो जाओगे। वो आदमी बहुत खुश हुआ और ढेरों ढेर पैसे यासिर को दे दिए थे। मुझे यासिर पर शक हो गया था, इसलिए मैंने इसकी छानबीन कराई तो पता चला कि यासिर एक नंबर का फ्रॉडिया था। वो अपने इलाके में हकीम साहब के नाम से मशहूर था। वो जानबूझकर कम उम्र लड़कियों को अपने काम में फंसाकर इनसे शादी कर लेता और फिर लोगों से कहता कि मेरी कम उम्र बीवी फटकड़ी पीसती है, जिसको लगाने से कोई भी जवान हो सकता है, जबकि वो खुद जवान नजर आने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाया करता था। इसकी पिछली 4 बीवियां भी इसी मुश्किल से तंग आकर भाग गई थी और इसने मशहूर कर दिया था कि वो मर गई है। यूं वो लोगों को धोखा देकर दोनों हाथों से इनको लूट रहा था। मैं ये सब जानकर बहुत शर्मिंदा हो गई थी। मैंने अम्मी से राबिता किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वापस आना चाहती हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी। आज मैं अम्मी के घर वापस आ गई हूँ। वो मुझसे गले मिलकर बहुत रोई थी, मैं भी बहुत रोई थी। अब मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर मेरी दादी ने मेरे मुतालिक इतनी गलत बातें मशहूर ना करती होती तो मैं कभी भी घर से भागने का सोच भी नहीं सकती थी। ये सच है कि माशरे के लोगों की सोच और राय इंसानी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर रखती है, इसलिए किसी के मुतालिक कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि आपकी बातों की वजह से किसी की जिंदगी ही खराब हो जाए। हमेशा मेहरबान जुमले अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।